नमस्कार साथियों, आपके अपने ही चैनल जोश नेट जेआरएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी आप PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज को देख रहे हैं और इस सीरीज में अभी हम लोग पेपर 2 जो हिंदी साहित्य है उस पेपर को देख रहे हैं। और जैसा कि यह पेपर 2 का पार्ट है और इसका कोड 20 है हिंदी साहित्य का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये शिफ्ट 2 पेपर को आज हम लोग देखेंगे और जिसका पहली ये श्रृंखला है लेक्चर 1, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा। और ये जून 2021 का पेपर को हम लोग यहाँ पे आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ अब चलते हैं साथियों, इस श्रृंखला में साथियों आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि ये हमारा बैच है जो PYQ से सिलेक्शन तक का जो है UGC नेट हिंदी साहित्य, इस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सभी बैचेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें तकरीबन देखा जाए तो 45 मतलब लेक्चर जो है हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। और इस क्वेश्चन में जो है बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसे जाएं और इसे देखें और बिल्कुल एंजॉय करें। और इसका साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और साथ ही साथ आप चलते हैं इस कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आपको पेपर 1 से जो भी मतलब जो दिक्कत रहता है विद्यार्थियों में, खासकर जो ह्यूमैनिटीज विषय वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, एस्पिरेंट रहते हैं, उससे मतलब पेपर 1 को लेकर के काफ़ी डर रहता है। और तो चलिए, तो साथियों इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि लास्ट 16 डेज जो JRF बैच है जो हमारी टीम के द्वारा बहुत ही मतलब प्रयास के साथ आप लोगों के डिमांड पे लाया गया है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसे लेक्चर को आप देख सकते हैं, दोस्तों से बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक क्रैश कोर्स है जो मिशन JRF जो दिसंबर आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं NTA के द्वारा, वो दिसंबर वाली पेपर जो उसमें आप जाएंगे तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स तैयार किया गया है वो बिल्कुल जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसे ध्यान में रख करके तैयार किया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 0 to हीरो बैच जो नेट दिसंबर 2025 को ध्यान में रख करके तैयार किया गया। जो एस्पिरेंट अभी मतलब बिगनर होंगे और मतलब इस टाइम मतलब दिसंबर में वो ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं और साथ ही साथ आप वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बैच बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। तो और इसी कड़ी में पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट यहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल होगा, इसलिए आप वहाँ जाएं और इसे एंजॉय करें। साथ ही साथ आप हिंदी साहित्य का इतिहास इस बैच को, शुक्ल बैच जी को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन JRF बैच को भी आप देख सकते हैं। और चलते हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज में, इस क्वेश्चन सीरीज में आप 10 ईयर्स के कंप्लीट एनालिसिस को देखेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी पेपर को, हिंदी साहित्य के पेपर को, अपनी NTA के द्वारा जो 2021 का पेपर ओरिजिनल इसका क्वेश्चन पेपर है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन 1 की तरफ। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर देंगे कि मेरे अनुसार इसका आंसर ये होगा। तो चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे एग्जाम हॉल में, और या ऐसे भी अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे या मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो एक चीज़ गौर करेंगे कि आप ज़रूर पढ़ेंगे गौर से कि इसमें नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तो देखते हैं, हालांकि ये बहुत हल्की क्वेश्चन, हल्की प्रकृति का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तत्सम शब्द, अग्नि तत्सम शब्द है, आज्ञा भी तत्सम शब्द है, भ्राता भी तत्सम शब्द है, और किसान जो है ये तद्भव शब्द है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी NTA पूछी है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। और किसान का ये तो तद्भव शब्द है, ये ध्यान पे रखेंगे, ये तद्भव है। और इसका तत्सम रूप जो है तत्सम, ये कृषक है, कृषक, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। देखिए, सामी भाषा को पहले भी मैंने, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सामी भाषा और आर्य भाषा के बारे में डिटेल बताया। अगर आप उस क्लास को देखे होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपका इसका जवाब सेकंडों में दे देंगे। बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों से हम आंसर जानना चाहते हैं। तो देखिए, सामी भाषा में मैंने बताया था इब्रानी है, हब्सी है और अरबी है।
ये 3 भाषाएं जो है सामी भाषा में शामिल है, और फारसी जो है ये आर्य भाषा का पार्ट है, तो ये सामी भाषा में शामिल नहीं है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो फारसी क्या है? फारसी जो है ये आर्य भाषा है। आर्य भाषा में मैंने कुछ और भाषाएं बताई थी आप लोगों को, जैसे कि लैटिन भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, ये सब कुछ भाषाएं थी। मैंने डिटेल इस पे एनालिसिस आप लोगों के साथ बात किया था, ये आप लोगों को ध्यान होगा। तो चलते हैं अब इस पे क्वेश्चन पे। मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट नोट्स आपको शेयर कर चुका हूँ। चलते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोरियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक है। देखिए ये कितना थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान पे रखेंगे कि ये इतिहास दर्शन से जो मूलतः संबंधित है ये वॉल्टेयर साहब है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो वॉल्टेयर के बारे में अब थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो 3 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, और एनटीए ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो चलते हैं। ये वॉल्टेयर साहब जो हैं ये इनका जन्म जो है पेरिस में हुआ था, यानी कि फ्रांस में, पेरिस। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अगर हो सके कि कभी आपसे इस पे मतलब एकदम से मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन बना ले आयो, तो ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और 1694 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इनका मूल नाम जो था, मूल नाम वो फ्रांसिस मेरी, नाम थोड़ा सा टफ है तो आप 1-2 बार बोलेंगे, एरोयेत, फ्रांसिस मेरी एरोतेत। और वॉल्टेयर साहब जो है ये वॉल्टेयर नाम से रचना भी करते थे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 4 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन समझने की एक कला होती है, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उसको थोड़ी देर समझे कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या कर रहा है, क्या इसका अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन का लाइन जो है, पंक्ति जो है, कह रहा है कि सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख प्राप्ति होती है। तो ये ऐसी कौन सी मतलब विचारधारा है, साहित्य है, जिसमें मतलब ऐसा कहा गया कि अगर हम भोग विलास करेंगे तो उससे मतलब जीव को जो है महासुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं जानते तो इसको एलिमिनेट कीजिए। जैन साहित्य तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं कहता। जैन साहित्य में तो मतलब क्या कहा जाए, भोग विलास नाम का कोई ऐसा वहाँ पे बात ही नहीं है। वहाँ पे तो भोग विलास बहुत कम है, ना के बराबर। लौकिक साहित्य यहाँ भी ऐसा नहीं है। नाथ साहित्य में तो बहुत कुछ ऐसा है जो वर्जित है, जैसे कि नारी को मतलब देखना ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे वर्जित है। शराब, मदिरा, मांस, ये सब तो बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए, एकदम वर्जित है। और सिद्ध साहित्य जो सिद्ध परंपरा के जो लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मतलब मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इन सभी का मतलब भोग करने के बाद जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तब जाकर के मतलब वो ईश्वर को मतलब क्या कहते हैं, अपनी सिद्धि को प्राप्त करेगा, ऐसा इनका विचार है। इस विचारधारा के जो भी मतलब व्यक्ति होते हैं वो उनका ऐसा मानना है कि भोग विलास करने के बाद आत्मा को जब संतुष्टि मिल जाएगी तब व्यक्ति अपने मतलब ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच सकता है। तो ये सिद्ध साहित्य, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और सिद्ध साहित्य में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लें। सिद्ध, ये तो आंसर हम लोगों ने जाना कि ये इसका आंसर सिद्ध साहित्य है, यानी कि 4 का 1। अब सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी सी उसके इर्द गिर्द हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो सिद्ध साहित्य जो है 5 मतलब जैसे कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा मीन्स मनी, और मैथुन, ये इनका मानना है कि ये इन सभी का अगर भोग विलास कर लेंगे, जिसको ये पंचमकार कहते हैं। पंचमकार, अगर पंचमकार आपको दे दे और कहा जाए कि पंचमकार का मतलब क्या होता है, तो इसमें कौन से मतलब शब्द नहीं शामिल है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन है पंचमकार, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक फैक्ट इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है सिद्ध साहित्य से कि सिद्धों के विषय में जो है, सिद्धों के विषय में
ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। वर्ण रत्नाकर, ये आप लोग एकदम ध्यान पे रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नाकर में मिलती है। आप लोग शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाते चलेंगे। एक तो ज्योतिश्वर ठाकुर की पुस्तक में सबसे पहले जो है ठाकुर जो रचनाकार है उसकी पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, उसमें सिद्ध साहित्य की सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है। ये क्वेश्चन आपके लिए PYQ पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? देखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं से क्वेश्चन मतलब निगेटिव वे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। नंददास की कृति नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो रूप मंजरी नंददास की कृति है, मान मंजरी भी है और बिरह मंजरी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सब में मंजरी मंजरी लगा हुआ है। तो ये जो मंजरी वाली जो जिसमें लाइन लगा हुआ है अंतिम में, तो वो नंददास की कृति है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और कवि प्रिया जो है ये नंददास की रचना नहीं है, बल्कि ये केशव दास की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, केशव दास। यानी कि 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4, 5 का आंसर जो होगा 4, यानी कि कवि प्रिया केशव दास, केशव दास की रचना है, नंददास की नहीं है बल्कि केशव दास की है। देखिए जब हम लोग आंसर जानते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो हमारे मन में एक विचार तो आता ही है कि जब ये कवि प्रिया इसकी रचना नहीं है, नंददास की रचना नहीं है, तो ये फिर रचना है किसकी, किस लेखक की है, किस रचनाकार की है? तो केशव दास की है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और केशव दास का जो टाइम पीरियड है वो 1601 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके साथ साथ तो थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि केशव दास की अन्य रचना और कौन सी है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे दूसरी रचना पूछ ले। केशव दास की अन्य कृति या रचना आप लोग शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाते चलेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल PYQ के माध्यम से ही आपका इस बार JRF होगा, इसकी गारंटी है, अगर इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका तो क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए याद हो जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस टाइम आया है, किस ईयर आया है। विज्ञान गीता। तो केशव दास की कृति कौन कौन सी है? एक तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। ये रामचंद्रिका जो है PYQ पूछा गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और रसिक प्रिया भी किसी न किसी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। और बाकी तो नंददास के बारे में जान ही गए हैं आप लोग के। रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, ये सभी रचना नंददास की है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं कि जाइए और शुक्ल वाली जो बैच है जिसमें आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसको बिल्कुल लाइन टू लाइन ईजी भाषा में आप लोगों के सामने पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसे बिल्कुल जाइए एंजॉय कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? थोड़ा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब देव जो लेखक है उसके बारे में कह रहा है कि उसके कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में। तो ये फैक्चुअल है, तो इसमें 23 मतलब जो है ग्रंथ की रचना मतलब देव के इसमें मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 23। और देव के जो मतलब अन्य रचना है उनके कुछ रचना का नाम कुछ इस प्रकार है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। देव के रचना, देव के अन्य रचना, इसके आप लोग नोट कर लेंगे। अन्य रचना जैसे पहला है प्रेम चंद्रिका,
देव में प्रेम लगा हुआ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, प्रेम चंद्रिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपका PYQ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। प्रेम चंद्रिका और सेकंड जो है प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। मे भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम प्रेम तरंग के बारे में पूछ ले। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन आप लोग भी देखेंगे और इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। हितैषी किस मतलब कवि का नाम जो है, कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनका नाम मूल नाम कुछ और होता है और उसका उपनाम कुछ और होता है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो हितैषी नाम के जो मतलब कवि का नाम जो है ये जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनके जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनके नाम में मिश्र भी लगा हुआ है, ये आप लोग ध्यान पे, यानी कि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी नाम से प्रसिद्ध है। और इनका जन्म जो है जगदम्बा प्रसाद जी का, ये जन्म 1895 है यूपी में, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, उत्तर प्रदेश। इतना काफ़ी है इस लेखक, इस रचनाकार का मतलब इतनी जानकारी लेने के लिए काफ़ी है। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन। मैत्रेय पुष्पा के किस उपन्यास में वज्र क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? मतलब ये पूछ रहा है कि मैत्रेय पुष्पा की जो रचना है, उपन्यास है, उसमें वज्र क्षेत्र का जो जीवन है उसके यथार्थ को वर्णन किया गया, चित्रण किया गया, रखा गया है, बात लिखा गया है, उसमें कौन सी ऐसी उपन्यास है? तो चाक नाम जो उपन्यास है मैत्रेय पुष्पा का, उसमें वज्र क्षेत्र का मतलब जीवन का उल्लेख किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब आप लोग इतना जान लिए हैं तो थोड़ी सी और इसके इर्द गिर्द हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे कि मतलब चाक के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान पे रखिए कि चाक जो उपन्यास है ये 1997 का उपन्यास है, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है, ये तो यहाँ पे आपको फैक्ट दिया गया, जब आप बनाएंगे तो इसको भी कलेक्ट कर लेंगे। मैत्रेय पुष्पा, चाक 1997 और वज्र क्षेत्र का जीवन यथार्थ, ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और एक बात और ध्यान पे रखेंगे, ये अलमा कबूतरी जो है, यहाँ से क्वेश्चन PYQ पूछा गया है अलमा कबूतरी का, तो ये भी आप लोग, ये 2000 की रचना है मैत्रेय पुष्पा का। तो ऐसे ध्यान पे रखेंगे, मैत्रेय पुष्पा लिख लेंगे, वहाँ पे चाक लिख लेंगे, अलमा कबूतरी रख लेंगे, उसका टाइम पीरियड वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आप लिखेंगे, 2000 लिखेंगे वहाँ पे। इस तरह से शॉर्ट नोट्स आप बिल्कुल छोटे से मतलब बनाएंगे। और 8 का जो आंसर है वो 1 है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिमध्य वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलकृत, देखिए ये थोड़ा सा संस्कृत शब्द का प्रयोग है, किसका है? ये आपको संस्कृत में एक लाइन दे दिया है, कथन दे दिया है और पूछ रहा है कि किसका है। तो ये जो है ये भामा की पंक्ति, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, तो आप इसको, इस लाइन को, पंक्ति को लिख ले, इष्टाभिध्येय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलकृत, और वहाँ पे भामा लिख ले। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 का जो है ऑप्शन 1 होगा। अब 10 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। देखिए भोजराज, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है आंटी, ये देखिए आप लोग। इसलिए आपको दोनों तरह से माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो फैक्चुअल के लिए शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं हमारे लेक्चर के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, बिल्कुल मैं फैक्चुअल भी आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करती हूँ, और मतलब क्या कहते हैं कंसेप्चुअल भी टॉक आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो कंसेप्ट अगर आपको बिल्कुल डिटेल करना है तो आप बिल्कुल मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मिशन JRF बैच को, हीरो टू जीरो बैच को, क्योंकि यहाँ से हमको उम्मीद है कि अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपका कंसेप्ट और फैक्चुअल दोनों कवर हो जाएंगे। तो 10 का कह रहा है कि भोजराज की पुस्तक कौन सी है? इसमें आपको ये अभिनव भारती के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव गुप्त, ये PYQ है, अभिनव गुप्त। देखिए कैसे PYQ से
क्वेश्चन बनता है अभिनव गुप्त, ये आपका PYQ है। काव्य कौतुक, ये जो है भटौत की रचना है। और थोड़ा सा व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट का है, महिम भट्ट की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, जिसको राजनक नाम से भी जानते हैं। राजनक, देखिए सबके मतलब कुछ ऐसे लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं जिसको मतलब किसी अन्य नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। और श्रृंगार प्रकाश जो है ये भोजराज की रचना है, श्रृंगार प्रकाश, यानी कि 10 का 4, ये आप लोग ध्यान का। सभी ऑप्शन के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया कि अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है, ये PYQ भी है आपका, सेकंड थर्ड टाइम पूछा गया है। काव्य कौतुक भटौत की रचना है। व्यक्ति विवेक, ये महिम भट्ट, जिसको राजनक भी जानते नाम से भी जानते हैं, इनकी रचना है। तो इसको आप शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे। अगर इस तरह से आप वो बिल्कुल काम कर लिए हमारे साथ 10 ईयर्स पेपर का, 10 ईयर्स पेपर में, तो गारंटी है आपकी कि 1 टाइम में JRF होगा, 1 टाइम में। इस तरह से अगर आप एक बार काम करें 1 टाइम में JRF होगा, बिल्कुल ऐसे करें, लेकिन इस शर्त है कि आप काम बिल्कुल इसी अंदाज से करेंगे। चलते हैं आप 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो कॉलरिज के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें कौन सी है। तो इसमें द टेबल टॉक जो है ये विलियम हेजलिट का है, विलियम हेजलिट, ये इसकी रचना है। और एलिजाबेथ, ये यहाँ से क्वेश्चन, ये PYQ सेकंड टाइम पूछा गया है। एलिजाबेथ एसेज, मैंने आप लोगों से बताया भी, जिक्र भी किया था। TS एलियट की ये रचना है, एलिजाबेथ एसेज। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ साथियों। और तो 1 और 4 जो है ये रचना जो है ये क्या कहते हैं, ये कॉलरिज की नहीं है, यानी कि 1 और 4, यानी कि जो एस्पेरेंट जो हो गया, अगर एग्जाम हॉल में 1 ऑप्शन मारे होंगे उसका भी आंसर सही हुआ होगा, और जो 4 मारे होंगे टिक किए होंगे उसका भी आंसर सही होगा, यानी कि 1 और 4 दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो कॉलरिज की जो मतलब कुछ पुस्तक जो है वो उसको बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। कॉलरिज की पुस्तक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि 11th का जो आंसर होगा वो मतलब विलियम हेजलिट और TS एलियट की जो पुस्तक है द टेबल टॉक और एलिजाबेथ एसेज, ये दोनों पुस्तक जो है कॉलरिज की नहीं है, विचारक की नहीं है, दार्शनिक का नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। देखिए कितना मतलब अभिज्ञान का मतलब मीनिंग जान रहा है, तो अभिज्ञान का मतलब हम लोग जानते हैं कि कथानक होता है, ये आप लोग को पता होगा। और कथानक जो है ये अभिज्ञान शब्द जो है अरस्तु की मान्यता, जो उसके विचार है वहाँ से ये शब्द आए हैं। कथानक अभिज्ञान जो है ये अरस्तु की मान्यता या विचार, मान्यता ऑब्लिक विचार से ये शब्द आया है अभिज्ञान, ये शब्द, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अभिज्ञान का मीनिंग क्या होता है, तो ज्ञान की परिणति, ये ध्यान पे रखेंगे, ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान का मीनिंग होता है ज्ञान की परिणति, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। देखिए कैसे एक शब्द को मैंने कितने मतलब लाइन में, पंक्ति में क्वेश्चन, कितने मतलब मैंने फैक्चुअल बात किया कि इसके अभिज्ञान का मीनिंग क्या होगा, तो कथानक। ज्ञान का डिटेल मतलब क्या होगा, मीनिंग निकलेगा, तो ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान शब्द किसके विचार में ऐसा आया था, अरस्तु के विचार में। तो देखिए कैसे, इसी को डिटेल एनालिसिस कहते हैं। चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। तो मार्क्सवादी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं और कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है अपने विचार को कि मार्क्सवादी जो है इसके 7 प्रमुख मतलब सिद्धांत हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे इस सिलेबस को तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इसके सिद्धांत जो है 7 प्रमुख सिद्धांत है। और तो आप देखते हैं कौन कौन सा। एक तो वर्ग संघर्ष है, आधार और अधिरचना ये भी है, प्रतिनिधि पात्र ये भी है, यांत्रिक भौतिकवाद ये जो है ये मार्क्सवादी सिद्धांत का पार्ट नहीं है। यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और ऐतिहासिक भौतिकवाद है, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया यांत्रिक भौतिकवाद, यांत्रिक नहीं है। तो आप देख लेते हैं, ये तो आपने आंसर जाना कि यांत्रिक भौतिकवाद जो है ये मार्क्सवादी का विचार नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक भौतिकवाद। और इसको आप थोड़ा सा इरेज कर ले, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा इसमें है। यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है, बाकी ये सभी है, यानी कि 13 नंबर का 4 ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम आज को आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपका नेक्स्ट टाइम गलती ना हो किसी भी परिस्थिति में। मार्क्सवाद के 7 प्रमुख सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, एनटीए पूछ रही है प्रमुख सिद्धांत, आप लोग तैयार करके जाएं। सिद्धांत फर्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद फर्स्ट। सेकंड जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। थर्ड है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फोर्थ कह रहा है, फोर्थ हो जाएगा वर्ग संघर्ष, देखिए यहाँ पे दिया है ना वर्ग संघर्ष, ये भी है। फिफ्थ है क्रांति। मार्क्सवादी लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक क्लास स्ट्रगल नहीं होगा और जब तक क्रांति नहीं होगी तो बिल्कुल समानता संभव नहीं है। कैपिटल मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, उसके लिए ये सब उसको हथियार के रूप में देखते हैं कि व्यक्ति के पास क्रांति होनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, क्लास स्ट्रगल होनी चाहिए, तभी मतलब एक समानता की मतलब वो ऐसा मानते हैं कि समानता स्थापित होगा इस समाज में, ऐसा वो मानते हैं। 6 सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं मार्क्सवादी चिंतक। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक मान सकते हैं। और लास्ट जो है वो 7 साम्यवाद। तो 7 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व या नेतृत्व, साम्यवाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? देखिए गांधीवादी जो विचार है, दर्शन है, फिलॉसफी है, उसके में कह रहा है कि उनके विचार में, दर्शन में कौन सी ऐसी बात है, पंक्ति है जो शामिल नहीं है। ये आपको दो सत्य अहिंसा तो हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल गांधी जी का एक मतलब क्या कहा जाए बहुत बड़ा हथियार है, और इसी हथियार की वजह से वो इतने बड़े मतलब क्या कहते हैं मतलब लीडर बनकर सामने आए। सत्य और अहिंसा, सादा जीवन और श्रम पे जोर, बिल्कुल उनका मानना था कि व्यक्ति का, इसलिए उनको धोती और एक धोती में अपना पूरा जीवन मतलब गुजार दिया। ऐसा आपको उनके विचार से, उनके मतलब जब उनको आप देखते हैं उनके पिक्चर में तो भी आपको ऐसा लगता है कि सादा जीवन का ही वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल है। अब ये दोनों देखते हैं, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है। हाँ बिल्कुल, जब मतलब उनका विचार ऐसा था
कि जब मनुष्य मतलब कोई भी चीज़ जो काम जब करके करता है ना, तो उसकी वो चीज़ काम जो है वो सार्थक मानी जाती है। केवल जान लेने से कि हाँ सत्य है और सत्य के राह पे हम चल ही नहीं रहे, सत्य का हम साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो इस विचार को मतलब विचार को बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। मतलब जो भी चीज़ है पहले करो। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता नहीं। गांधी जी का एक विचार है, जब गांधी का मतलब दर्शन आप पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो उनका मतलब उनके विचार में ऐसा है कि साध्य और साधन दोनों की शुद्धता होनी चाहिए। साध्य प्लस साधन इक्वल टू शुद्धता। ये आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे, आपको कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो ये जो है इसमें यहाँ पे लिख लिया है कि इस साधन की शुद्धता, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, अशुद्धता नहीं, दोनों की शुद्धता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 का 4। तो गांधी जी का मानना था कि एक भी चीज़ अगर साधन, अगर लक्ष्य हम सही रखे हुए हैं और जिस माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सिस्टम से पहुंचना चाहते हैं, अगर वही मतलब अशुद्ध है, मतलब बिल्कुल गलत तरीके से है, तो बिल्कुल वहाँ तक कहे, अगर उस वहाँ तक अगर हम पहुँच भी गए तो बिल्कुल वो सही नहीं है, जस्टिबल नहीं है। उनका विचार ऐसा था कि दोनों शुद्ध होना चाहिए, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो भी रास्ते सही होनी चाहिए और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वो भी सही होनी चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन एक दोहा दिया गया, उस दोहे का आपको मतलब मानसिकता व्यक्त हुई है। पढ़ते हैं कौन सी दोहा है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। तो इसमें कह रहा है कि इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। तो देखिए इस पंक्ति को जब आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसा फील हो रहा होगा कि मतलब एक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जैसे जैसे मतलब खींचा जा रहा है वैसे वैसे वो व्यक्ति उसके साथ ही खींचा, जैसे एक प्रकार का मतलब जैसे किसी जानवर को हम मतलब पट्टे बांधे रहते हैं, उस पट्टे को जैसे जैसे हम उसको खींचते हैं वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब मेरे इशारे के अकॉर्डिंग वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिखने का प्रयास किया गया है कि मैं भी बिल्कुल उसी तरह हूँ, कुत्ते की तरह हूँ, पट्टे की तरह हूँ, कि जिसको जैसे जैसे मतलब खींचा जा रहा है मैं बिल्कुल उसी तरह उसी दिशा में बह रहा हूँ। तभी कह रहा कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी खींचे तित जाऊं, मतलब जैसे जैसे वो हमें खींच रहा है बिल्कुल वैसे वैसे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे किस तरह का मानसिकता का, मान नहीं, कुंठा बिल्कुल भी नहीं, दीनता बिल्कुल भी नहीं, आत्मसमर्पण की बात है कि अब आपके हाथ में मेरी पटरी है, चेन है, जैसे आप हमें ले चलेंगे वैसे वैसे हम जाएंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। यहाँ पे राम के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, मतलब जो कबीरदास जी जो थे भक्ति काल के मतलब एक महान संत, निर्गुण संत जिसको कह सकते हैं, तो वो ऐसा राम के बारे में लिखते हैं। तो आत्मसमर्पण की बात है यहाँ पे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेरी दिखाओ, दूही पै पीवत पतुखी। ये भी 2 पंक्ति दे दिया है और पूछा है उक्त पद में, इस पद में पतुखी का अर्थ क्या है। जैसे ये है ना पतुखी, कहाँ है पतुखी, इसका आपको अर्थ मीनिंग कह रहा है बताने के लिए। तो पतुखी का मतलब साग सब्जी नहीं, पकवान भी नहीं, पेय पदार्थ भी नहीं, पत्ते का दोना। पतुखी का मतलब पत्ते का दोना। तो ऐसे आप लोग इसको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे और जब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा पत्ते का दोना, यानी कि 16 नंबर का 4 आंसर। और ये जो पंक्ति है वो क्या कहते हैं, सूरदास की जो रचना है सूरसागर, उसकी वहाँ से ली गई है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। तो चलते हैं अब 17 नंबर। म्हारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कुया, दध मद घृत काढ़ लया डार दया छुया। मतलब ये तो जान रहे हैं कि ये भाषा जो है राजस्थानी भाषा में मतलब लिखी गई है और मीराबाई की ये पंक्ति है प्रेम की, जो कृष्ण के साथ जो उनकी प्रेम भक्ति थी उन्होंने बहुत से ऐसी पंक्तियाँ लिखी है जो विरह की है। तो ऐसा दिख रहा है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि छुइया का अर्थ क्या है। छुइया का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अलग मतलब राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, तो छुइया का यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा मीनिंग निकलता है यहाँ पे। तो
छार नहीं, मथानी भी नहीं, मक्खन भी नहीं, मट्ठा होगा। छुइयाँ का अर्थ है मट्ठा, यानी 17 का 2। और ये जानते हैं कि ये कृष्ण की भक्त मीराबाई की पंक्ति है, जो भक्ति काल की, मतलब ये क्या कहा जाता है, सगुन भक्ति धारा की ये संत थी। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि आज भी इसे मतलब लोग बड़ी गर्व से इनका नाम लेते हैं। आज का 18 क्वेश्चन कहता है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से, देखिए घनानंद कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? देखिए इनकी कविता में किन किन बातों का जिक्र है, उल्लेख है, विशेषता, ये आपसे जानने के बाद ये जान रहा है कि कौन सी विशेषता इसमें शामिल नहीं है। जब आप इनको पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। तो 18 का जो है, भाषा की लाक्षणिकता इनमें है, उक्ति वैचित्र्य भी है, भाषा की व्यंजकता भी है, सांध्य भाषा नहीं है। ये ऑप्शन 18 का जो है वो 4 ऑप्शन होगा कि सांध्य भाषा वो किसी अन्य कवि की मतलब कविता की विशेषता है। तो घनानंद के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये मतलब रीतिकाल के कवि है। 18 का 4 आप लोग आंसर इसमें देखेंगे कि इनका 4 होगा। अब घनानंद के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। घनानंद की कविता की विशेषता, तो पहले तो ये जान लीजिए कि रीतिकाल के कवि है, रीतिकाल के कवि। और इन्होंने मतलब राधा का ऐसा मतलब विरह वर्णन किया है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये राधा उनकी कोई और नहीं, सुजान के रूप में व्यक्त हुई है। मतलब उनको जब उन दरबार में थे तो उनके सुजान से मतलब सुजान उनकी प्रेमिका थी, तो जब वो जाने लगे तो सुजान उनके साथ नहीं गई, तब वो वृंदावन चले गए। उस वृंदावन में उन्होंने कृष्ण और राधा की, खासकर राधा पे उन्होंने ऐसा मतलब भक्ति की कि ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद कि उन्होंने मतलब प्रेम को बहुत ही मतलब गहराई से वर्णन करने का प्रयास, इसलिए इसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। इनमें प्रेम में मतलब विरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनका वर्णन जो है विरह वर्णन ज़्यादा है, विरह वर्णन। तो ये सब तो विशेषता है, साथ ही साथ इसके घनानंद की कविता की जो विशेषता है, कुछ और विशेषता है, ये भी आप लोग जानिए विशेषता। एक तो लौकिक प्रेम प्लस विरह प्रेम, ठीक है, इतना तो जाना। बाकी ये सब विशेषता याद रखिए, भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य, भाषा की व्यंजकता। जब ये लिखेंगे तो आप ये दोनों भी लिख लीजिए, लौकिक प्रेम और विरह प्रेम। चलते हैं अब आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अम्ल सहज सुख राशि, ये भी आपको पंक्ति दे दिया गया है और कह रहा है कि इसमें कौन सा दर्शन शामिल है। तो इसमें इस पंक्ति में जो है ये विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का विचार शामिल है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं। और ये जो है तुलसीदास की जो कृत है रामचरितमानस, उससे ये पंक्ति लिया गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये जो दर्शन है अद्वैतवाद, ये दर्शन जो हम लोग जानते हैं कि शंकराचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शंकराचार्य द्वैताद्वैत, ये जो है ये निम्बकाचार्य का विचार है द्वैताद्वैत, और जिसको भेदाभेदवाद भी जानते हैं।
तो इतना हम लोगों ने जान लिया। तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये 4 लाइन की पंक्ति दे दिया गया है और कह रहा है कि शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है। शिव की 3 शक्तियाँ, शिव की कौन 3 सी शक्तियाँ हैं जिसको महाचिति शब्द कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी कि ये जो है इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्ति जो है इसको मतलब शिव की महाचिति कहा जाता है, यानी 20 का 3 ऑप्शन। तो और साथ ही साथ ये जो पंक्ति ली गई है ये कामायनी की पंक्ति है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। कामायनी महाकाव्य जो है, एक सेकंड, महाकाव्य ये 1936 की रचना है और इसमें टोटल 15 सर्ग है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो सर्ग है ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, श्रद्धा सर्ग, ये भी आप लोग ध्यान पे रखें, श्रद्धा सर्ग। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब पूरे डिटेल एनालिसिस किया इस सीरीज में हम लोगों ने साथियों। और इसी तरह हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल इस तरह से आप लोग बने रहें और अगर ये क्लास आपको कंटेंट वाली क्लास लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।